हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस For टॉपिक में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक देखेंगे अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन शेल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा हम मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक आपस में ताल्लुक देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ sp एंड t ब्लॉक्स को देखेंगे और इनके configuration ट्रांसफॉर्म देखेंगे। of transition elements। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम मौजूद है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 21 है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है हमारे पास उसका पहले एलिमेंट है। और अगर हम इसकी वैलेंस शेल की बात करें तो हमारे पास ये आता है आर्गॉन 3d1 एंड 4s2। सो हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे इनर शेल है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा मौजूद है? वो हमारे पास 3D जो है यहाँ पे हमारे पास एज इनर शेल मौजूद है, इनर शेल। और हमारे पास जो 4s2 है ये हमारे पास आउटर शेल के तौर पे एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह ये है कि ये जो 3D है ये हमारे पास शेल नंबर जो है वो 3 से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 3 होती है, मीन्स दैट कि हमारे पास m शेल। और इसी तरीके से जो हमारे पास 4s2 है ये हमारे पास जो है फोर्थ शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में फोर्थ शेल से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि हमारे पास ये जो है ये n शेल से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम यहाँ पे n+l रूल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो 3D है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू 3 आ रही है, और जबकि l की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। सो 3D के लिए हमारे पास जो है n+l रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 5। एट द सेम टाइम अगर हम जो है यहाँ पे 4s के लिए बात करें तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 4 है, और हमारे पास जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास s के लिए यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो n+l रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमारे पास n+l रूट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो 4 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हम पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो। और 4s में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करने के बाद फिर हम जो है सेकंड में हम जो है हमारे पास जो है यहाँ पे 3D है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू n+l रूल। लेकिन हमें पता है कि जो ये तीसरा शेल है हमारे पास, ठीक है, ये तीसरे शेल से है तो ये फिर अंदर की तरफ होगा और 4s जो है वो पहले होगा। तो जब हमारे पास 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, मिसाल के तौर पे हम स्कैंडियम की बात करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन 4s में तो जा नहीं सकता क्योंकि s सब शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स तक होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे फिर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है या चौथा या पांचवा वो D सब शेल के अंदर जो है वो ऐड होने लग जाएगा। मिसाल के तौर पे हम आसान लफ्ज़ में इसको देखते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है जो इनर शेल के तौर पे हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास 3D है, और जो 4s है हमारे पास ये आउटर शेल के पास हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास 4s है। तो ये हमने किस तरीके से बात की कि पहले 3 सब शेल आता है फिर हमारे पास 4 सब शेल आता है। लेकिन n+l रूल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमारे पास 4s में हो जाएगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 4s के अंदर तो कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इस 3D के अंदर आएगा, और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो वो भी 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो एडिशन हो रही होती है वो 3D के अंदर हो रही होती है, लेकिन हमारा आउटर शेल जो है वो 4s है। और यही वजह है कि ये जो 3D है ये जो है एक वीक शील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे वीक शील्ड प्रोड्यूस करता है 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ये भी वजह है कि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर उसमें एनॉमलस बिहेवियर क्यों है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, तो उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनको हम
3 तरीक़ों से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है एनर्जी के हिसाब से। तो एनर्जी के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? हम इसके लिए n+l रूल को प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस सबशेल के अंदर होगी, ये n+l रूल बताएगा। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले होगी। ऑफ प्रिंसिपल भी हमें यही कहता है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं वो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास जो है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है फिर वो 3d के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे देखा। बेशक ये इनर शेल है तो यानी अब आउटर शेल में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और फिर हमारे पास इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पहले 3d में फिल होते फिर 4s में, लेकिन यहाँ हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये देखने को मिलता है कि पहले आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और फिर हमारे पास 3d के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप इसको कैपेसिटी के हिसाब से कह सकते हैं या जिस तरीके से मर्जी डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है वो हम स्टेबिलिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं। स्टेबिलिटी में मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हमारे पास जो है कि हमारे पास जो है मिसाल के तौर पे हम क्रोमियम की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 25 है। तो यहाँ पे ऑफ बार रूल की भी हमारे पास वायलेशन हो। ऑफ बार रूल की वायलेशन में हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए वो होनी तो ये चाहिए कि हमारे पास 3d 4 एंड 4s2 होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है और हमारे पास जो इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3d 5 एंड 4s1 में है, जिसमें हमारे पास ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, यानी कि दोनों सबशेल जो हैं वो हाफ फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी भी जो है वो डिटरमाइन कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 3 बेसिकली चीज़ें हैं कि जिसमें हम n+l रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसके अंदर होगी। फिर हम देखते हैं कि कैपेसिटी के हिसाब से जब हमारे पास 4s में इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं तो फिर हम 3d में आ जाते हैं। एंड थर्ड वन हमारे पास ऑफ बार रूल की भी वायलेशन हो सकती है कि हमारे पास 4s2 में इलेक्ट्रॉन्स को एक आया और एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d के अंदर चला जाता है ताकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के अंदर आ जाए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है एटॉमिक रेडियस के अंदर जो है जो बिहेवियर देखा था। तो हमें पता है कि जब हम किसी भी मिसाल के तौर पे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास जो है स्कैंडियम से लेके ठीक है हमारे पास जो है मैंगनीज़ तक, यहाँ पे हमारे पास जो है एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे मैंगनीज़ से ऑनवर्ड हमारे पास कॉपर तक जो है ये जो एटॉमिक साइज़ जो है ये कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद हमारे पास कॉपर से फिर जिंक तक के जो है हमारे पास यानी एटॉमिक नंबर 29 से 30 तक जो है ये एकदम से जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये जो एनोमलियस बिहेवियर है इसकी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे 3d सबशेल है ये वीक शील्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यों ये है, पहली बात तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो आपका 3d सबशेल है इसकी शील्डिंग क्या है वो वीक है। और ये जो है हमारे पास सेकंड बात हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट राइट जो है आपका जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है। तो इससे जो है क्या होता है कि आफ्टर ऑल इन दोनों बातों से हमारे पास एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेम हमारे पास कंडीशन 1 भी मौजूद है कि वीक शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है। सेकंड पॉइंट भी मौजूद है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मौजूद है। लेकिन तीसरी बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि आपकी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप जो है मैंगनीज़ के बाद जो हमारे पास जो है जो एलिमेंट है आयरन को देखें तो हमारे पास ये आता है 3d 6 एंड 4s2, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देखें ये छठा इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है हून रोल के अकॉर्डिंग वापस रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो इससे जो है हमारी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ठीक है और जो वीक शील्डिंग इफेक्ट है ये जो है
आपका जो है आपका एटॉमिक साइज़ जो है आपकी, और ये जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये 3 फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ओवरऑल हमारे पास जो क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है जिंक में, तो एकदम से जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस तरीके से हम इसको जो है इलेबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं, या आप इसको मेटेलिक करैक्टर कह सकते हैं, मेटेलिक करैक्टर, या आप इसको सिंपल मेटेलिक भी बोल सकते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो सीधा सीधा एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी वो मेटल उतनी ज़्यादा मेटेलिक कहलाएगी। और हमारे पास जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इससे हमारे पास जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है वो किस से जुड़ता है, वो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ जुड़ता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हमारे पास जो है पीरियड नंबर 2 की ही अगर हम बात करें हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो लिथियम मौजूद है, उसके बाद हमारे पास बेरिलियम मौजूद है, फिर हमारे पास बोरोन है एंड कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारे पास फ्लोरीन है एंड सो ऑन। आखिर में हमारे पास नियोन है जो कि नोबल गैस है, तो ज़ाहिर उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ जो है वो लिथियम के पास है, और जितना हम लेफ़्ट राइट जाते जाएंगे एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। हमें पहले से पता है कि लेफ़्ट राइट जो है वो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वो लिथियम में से आसान है। लिथियम को अगर हम जो है लेस आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो इसमें से ईजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेरिलियम है। तो बेरिलियम का मामला ये है कि पहले हम इसको, ये हमारे पास जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, फिर दोबारा हम एक सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे जो इस फर्स्ट से, ये हमारे पास फर्स्ट है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, उसके बाद हम जब सेकंड प्रोवाइड करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ जो है वो और रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यही वजह है कि हमारे पास जो है जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या करती है, वो इंक्रीज़ होती जाती है। अब इस इंक्रीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास जितना हम लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव होना उतना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, जितना हम लेफ़्ट राइट मूव करते जा रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना उतना मुश्किल होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मेटेलिक करैक्टर जो है वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। मेटेलिक करैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता जाता है, वो डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट राइट मूव करते जाते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी और मेटेलिक करैक्टर उतना डिक्रीज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं जी सोडियम और हमारे पास जो है यहाँ पे सोडियम और हमारे पास मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा मेटेलिक है, तो सीधी सी बात है बेटा कि सोडियम इज़ मोर मेटेलिक दैन मैग्नीशियम। वजह क्या है कि सोडियम में से एक ही इलेक्ट्रॉन का निकलना है और वो आसान है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ने वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो इसलिए उसकी ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैग्नीशियम कम मेटेलिक है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेटेलिक करैक्टर है, ठीक है, मेटेलिक करैक्टर, इसका जो ताल्लुक़ है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लेफ़्ट राइट जो है वो आपका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है एटॉमिक रेडियस की वजह से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ हो रही है तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होता जाता है। इसी तरीके से हमें पता है कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप के अंदर जो है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये क्या होती है, ये डिक्रीज़ होती जाती है। तो जितनी नहीं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी आपका जो मेटेलिक करैक्टर है वो उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। मेटेलिक करैक्टर जो है वो उतना ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा।
यहाँ पे एक क्वेश्चन मौजूद है कि हमारे पास जो है मेटालिक करैक्टर और मेटालिक बॉन्ड, इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा याद रखें कि हमारे पास जो मेटालिक करैक्टर है, ठीक है, मेटालिक करैक्टर, इसका जो ताल्लुक है मेटालिक करैक्टर का वो है एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी जो मेटल जो है वो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो उतनी ज़्यादा मेटालिक कंसीडर होगी। और जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, इसका जो ताल्लुक है वो आपके पास जो है क्या कहते हैं, चार्ज बाय डेंसिटी के साथ होता है, ठीक है, चार्ज बाय डेंसिटी के साथ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सोडियम और मैग्नीशियम, बताएं जी इनमें कौन सी ज़्यादा मेटालिक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मेटालिक जो है, मोर मेटालिक जो है, ठीक है, वो कौन सी मेटल है, वो सोडियम मेटल है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सोडियम मेटल है ये तो एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है ये एट द सेम टाइम एक हार्ड मेटल है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सिंपल सी है कि सोडियम जो है हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है। तो इसमें जो हमारे पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वो कम हैं किससे, हमारे पास मैग्नीशियम के मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम जो है हमेशा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है और +2 चार्ज कैरी करता है, जबकि हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम जो है वो कम है क्योंकि ये हमेशा +1 चार्ज कैरी करता है। तो उसके बाद हमारे पास साइज़ में भी जो है क्या कहते हैं, सोडियम का साइज़ ज़्यादा बड़ा है और सोडियम +1 का साइज़ ज़्यादा बड़ा है मैग्नीशियम +2 से। तो यही वजह है कि हमारे पास मैग्नीशियम पे चार्ज भी ज़्यादा है और इसका जो हमारे पास मैग्नीशियम +2 का जो आयनिक रेडियस है वो भी हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो जो मैग्नीशियम +2 का जो आयनिक रेडियस है वो भी हमारे पास क्या है, स्मॉल है। एट द सेम टाइम अगर हम मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास जो है वो एक है और हमारे पास जो है इसका जो है जो साइज़ है वो भी ग्रेटर है। सोडियम +1 का जो साइज़ है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर है मैग्नीशियम +2 से। तो यही वजह है कि फिर हमारे पास जो है मैग्नीशियम का जो मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है और सोडियम का जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीकर है। तो मैग्नीशियम जो है वो हार्ड होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सो मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक करैक्टर को आपस में मिक्स नहीं करना, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप की अगर बात करें तो हम अगर सोडियम को देखें ये भी +1 है और पोटाशियम जो है ये भी +1 है। तो हमारे पास जो है पोटाशियम जो है वो मोर मेटालिक है। क्यों मोर मेटालिक है, क्योंकि पोटाशियम का जो साइज़ ज़्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो है वो लॉस होना आसान है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, और ये लेस मेटालिक है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। और यही वजह है कि हमारे पास जो फिर जो मेटालिक करैक्टर है वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि सोडियम और पोटाशियम में ज़्यादा हार्ड कौन है, तो सोडियम जो है वो ज़्यादा हार्ड है किससे, एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम से ये लेस हार्ड है। उसकी वजह ये है कि सोडियम पे भी उतना ही चार्ज है जितना पोटाशियम का चार्ज है, लेकिन सोडियम का साइज़ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम के। तो हमें पता है कि जो आपके पास हार्डनेस का ताल्लुक है वो चार्ज बाय डेंसिटी के साथ होता है, या चार्ज बाय साइज़ के साथ ताल्लुक़ होता है। तो जो सोडियम है उसका साइज़ स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम को अपने वैलेंस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम के। तो यही वजह है कि पोटाशियम तो अपने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे कम कंट्रोल रखता है, तो फिर पोटाशियम साथ वाले नेबर पोटाशियम एटम पे कैसे कंट्रोल रखेगा। तो यही वजह है कि पोटाशियम का मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक है। यहाँ पे हम देख देते हैं कि पोटाशियम का जो है मेटालिक बॉन्ड वो वीक मेटालिक बॉन्ड है, क्योंकि इसका जो है साइज़ ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो अपने जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल नहीं रखता, ये साथ वाले मेटालिक पोटाशियम को, साथ वाले पोटाशियम एटम को कैसे जो है वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम रख सकता है। और यही वजह हमारे पास सोडियम है कि इसका जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है
वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है किससे? पोटाशियम से। यही वजह है कि हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो क्या है। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या सूरत हाल है। तो एस एंड पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, या हमारे पास जो है एक गैप के बाद बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम है हमारे पास, या हमारे पास जो है कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फ़र, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारे पास यहाँ पे एट द सेम टाइम हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है और क्रिप्टॉन है एंड सो ऑन। तो ये तो हमारे पास वैसे ही जो है नोबल मेटल्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते ज़ीनॉन के अलावा, तो ये तो वैसे ही इनर्ट हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 1 की। तो ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 1 इसीलिए है, जैसे हमने क्लास जो है पीरियोडिक टेबल को जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि ये ग्रुप 1 के अंदर इसीलिए एलिमेंट्स मौजूद हैं क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जाहिर है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इन तमाम एलिमेंट्स पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं लिथियम को, हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ये हमेशा +1 चार्ज कैरी करते हैं नॉर्मली। मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो +1 चार्ज कैरी भी करता है, इसकी खैर हम बाद में बात करते हैं, हाइड्रोजन को बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास ग्रुप नंबर 2 जो है वो हमेशा +2 चार्ज कैरी करते हैं, और बोरोन फैमिली जो है ये हमेशा जो है हमारे पास +3 का चार्ज नॉर्मली कैरी करती है। कार्बन जो है ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना गेन करते हैं, तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आ जाते हैं। और नाइट्रोजन हमारे पास -3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, -2 एंड -1। इसकी क्या वजह है हम देखते हैं कि हमारे पास लिथियम है तो ये है 1s2 एंड 2s1, तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका ये जो के शेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगा, तो यही वजह है कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसी तरीके से सोडियम को देखें तो सोडियम हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे पीरियड नंबर 3 मौजूद है, तो इसका वैलेंस शेल हमारे पास क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा, तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे एल शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फुली फिल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम क्या है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। तो ये इसका जो है के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। तो एम शेल के जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे तो इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये +3 चार्ज कैरी करेगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम जो है नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है हमारे पास 1s2 एंड 2s2 एंड 2p3 है। तो ये इसके के शेल और एल शेल में कितने मौजूद हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे भी ग्रुप नंबर 15 में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो हमारे पास नाइट्रोजन पे -3, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 16 से ताल्लुक़ रखता है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की, तो अगर आप लोग कहीं दरमियान से ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है सीरीज़ को स्टार्ट से देखें ताकि आपको जो है डिटेल में ये सही से बातें समझ में आए। हमने बहुत डिटेल के अंदर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किस ग्रुप के अंदर, वो बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो बहरहाल आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और ये यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है, 1s2, 2s2 एंड हम जहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 2p3। तो अगर हम VBT के अकॉर्डिंग जो है इसके वैलेंस शेल को लिखें तो सबसे पहले तो हमारे पास 2s आ जाता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो ये 2p(x) आ जाएगा हमारे पास, 2p(y) आ जाएगा और ये 2p(z) आ जाएगा और तीनों जगहों पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे और इसकी वैलेंसी जो है वो 3 हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे जो है अगर बात करें किसकी, फास्फोरस की, तो फास्फोरस में हमारे पास मामला थोड़ा सा अजीब हो जाता है। हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर है 15, जिसमें हम देख सकते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p3 एंड 3d0। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 सबशेल मौजूद हैं, 3s, 3p एंड 3d। तो यहाँ पे अगर हम 3s को लिखें, रिप्रेजेंट करें, हमारे पास जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद है 3s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3p है, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 1 1। और इसके बाद हमारे पास जो है 3p(x) है, ये एक 3p(y) है और एक 3p(z) है। एट द सेम टाइम अगर हम d सबशेल्स की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 3dxy, 3dyz, 3dxz एंड 3dx2y2 एंड 3dz2। तो इसमें हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम जो है इसको हाइब्रिड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाएं तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और 3p में तो पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। और d में भी हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक ऑर्बिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो यही वजह है कि फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 3p है और 5p है। और हमारे पास जो है इस तरीके से इसकी वैलेंसी को, जबकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -3 और इसकी वैलेंसी जो है हमारे पास जो है वो -3 और वैलेंसी भी 3 है। और यहाँ पे हम फास्फोरस के मामले में तो थोड़ा अलग सा बिहेवियर देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है हम अगर जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, जैसे हमने कहा कि हमारे पास फास्फोरस की वैलेंसी 3p है एंड 5p है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एक तो सबसे पहले -3 है। -3 जिस तरीके से नाइट्रोजन -3 गेन करता है तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कंपाउंड है Na3 फास्फोरस। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस कर रहा है और फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। या आप इसी तरीके से एक और एग्जांपल्स देख सकते हैं Ca3 और P2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फास्फोरस जो है वो किसी मेटल के साथ जो है बॉन्डिंग बना रहा है तो यहाँ पे फिर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस, हमारे पास 3 कंडीशन है। एक वाइट है, एक हमारे पास रेड है और एक हमारे पास ब्लैक फास्फोरस है। इसमें हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। यहाँ पे ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है PCl3 के अंदर या फिर हमारे पास जो है H3PO3 के अंदर जो है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास +3b एग्जिस्ट करती है। सो PCl3 और या H3PO3 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3b है। तो एट द सेम टाइम हमारे पास जो है H3 एंड PO4 के साथ या PCl5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5b है। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। एक तो हमारे पास -3 है, ठीक है। किसी भी मेटल के साथ अगर फास्फोरस बॉन्ड बना रहा है तो -3। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर जो है ये अपना जो है फास्फोरस लिंक बना रहा है, रेड फास्फोरस P4 हमारे पास है, हमारे पास वाइट फास्फोरस उसका फार्मूला भी P4 है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और +3 हमारे पास PCl3 और PCl5 में हमारे पास +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ऑक्सीजन फैमिली में हमारे पास सबसे पहले O है और सल्फ़र है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ये आता है 1s2 2s2 एंड हमारे पास जो है 2s2 एंड 2p हमारे पास आ जाता है 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है 2p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इसकी वैलेंसी भी हमारे पास 2 है। यहाँ पे हमारे इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो
-2 होती है नॉर्मली। हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा, जहाँ पे हम देख रहे हैं जनरल। इसके बाद हम सल्फ़र को देखते हैं, तो सल्फ़र इसी फैमिली में है एटॉमिक नंबर 16 के साथ। तो ये है 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड हमारे पास 3s2 एंड हमारे पास आ जाएगा 3p4 एंड 3d0। तो ये 3d0 जो है यहाँ पे हमारे पास, इसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट लिखें, अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके बाद 3p के 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, इसमें 3px है, 3py है और 3pz है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑफ बाय रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से हो जाएगी और हमारे पास आ जाते हैं d ऑर्बिटल के 5, 1, 2, 3 और ये 4 और 5। तो ये हमारे पास वैकेंट है। सो कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपके यहाँ पे जो 2 हमारे पास यहाँ पे जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा लें और यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी होगी फिर वो यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पे आपकी 2 हो जाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी -2। मिसाल के तौर पे किसी भी मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाएं, जैसे हम H2S की बात करते हैं या फिर हमारे पास जो है FeS की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास यहाँ पे, या फिर हम आप Na2S की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है H2 तो खैर हमारे पास नॉन मेटल है, यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास रोम्बिक फॉर्म में सल्फर 8 होता है, तो S8 जब रोम्बिक होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे इसकी 0 होगी। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक और कंडीशन है कि आपका जो है हम अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास जो है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 3p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, हमारे पास 3px, 3py और 3pz। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि हमारे पास 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, तो 1, 2, 3 और यहाँ 3px में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है वो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स के अंदर चला जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3dxy। अब हमारे पास क्योंकि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो +4 हो जाएगी। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे SO2 को आप देख लें, या फिर हमारे पास जो है यहाँ पे SO जो है 3 2- या H2SO3 को आप देख लें, ठीक है, H2SO3, तो ये भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसकी अगर हम एक और एक्साइटेड स्टेट लिखें तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट एक और भी बन रही है। एक्साइटेड स्टेट हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन 3s में से भी जंप कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ये तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जो वैलेंसी है इस सूरत में हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो वैलेंसी इसकी यहाँ पे हमारे पास फिर 6 हो जाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास +6 हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं H2SO4 के अंदर, तो यहाँ पे ये 6 बॉन्ड बना रहा है। सो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस थे जिसमें हमने फास्फोरस और सल्फ़र को डिस्कस किया। इसके अलावा हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, लेकिन अगर किसी मेटल का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो तो फिर हाइड्रोजन वो -1 होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड्स के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो हमेशा -1 होता है। पर ऑक्साइड की एग्जांपल हमारे पास है H2O2। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन वाली साइड पे -1 चार्ज कैरी कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे -1 और ये हमारे पास +1 और ये +1 चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये हमारे पास परऑक्साइड की एग्जांपल है। इसी तरीके से हम OF2 की बात करें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन पे, तो इसलिए फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो यहाँ पे फिर +2 का चार्ज कैरी करेगा। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं। तो ये तो थी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की, किसकी, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें सबसे पहले हमारे पास कैडमियम एटॉमिक नंबर 21 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो है वो आर्गॉन 3d1 एंड 4s2 हमारे पास जो है मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास जो है सेकंड एलिमेंट है टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर हमारे पास 22 है
और आर्गॉन के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की 3d2 4s2 मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वैनेडियम मौजूद है। तो वैनेडियम में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है, और 23 में हमारे पास जो आर्गॉन है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3d3 एंड 4s2। इसी तरीके से हमारे पास जो है क्रोमियम मौजूद है एटॉमिक नंबर 24 के साथ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आर्गॉन आ जाएगा, और ये हमारे पास 3d5 4s1 एक्सेप्शनल केस है। अखबार रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं फिलिंग हो रही। बहरहाल ये हमारे पास इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, क्योंकि हाफ फील्ड जो सब शेल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय के 3d4 के। इसके बाद हमारे पास मैंगनीज़ आ जाता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास 25 है, और एटॉमिक नंबर 25 के साथ इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गॉन के साथ वो आ जाएगी 3d5 एंड 4s2। इसी तरीके से हमारे पास आयरन मौजूद है। एटॉमिक नंबर 26 हमारे पास है और ये आ जाएगा कितना, 3d6 4s2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कोबाल्ट है हमारे पास। एटॉमिक नंबर 27 आर्गॉन के साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, 3d7 4s2। उसके बाद हमारे पास है Ni, हमारे पास है एटॉमिक नंबर 28, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आ जाएगी, 3d8 एंड 4s2। सेम एज वेल अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है कॉपर मौजूद है। एटॉमिक नंबर हमारे पास है कितना, 29, और यहाँ पे फिर एक दफ़ा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास आर्गॉन के साथ 3d10 एंड 4s1। अखबार रूल की यहाँ पे फिर एक दफ़ा वायलेशन हो रही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिंक। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 30 है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आ रही है, वो आ रही है 3d10 एंड 4s2। तो ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ जो है अनपेयर्ड हमारे पास कितने मौजूद हैं। तो हमारे पास स्कैंडियम के अंदर जो है एक हाफ जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद हैं, 2 मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ये अनपेयर्ड है। ये तो सारे एफ्स के वाले तो फुली फील्ड है। यहाँ पे हमारे पास 3 हमारे पास अनपेयर्ड है। इसके बाद हमारे पास जो है ये अब 4s1 ये भी हमारे पास अनपेयर्ड है, और ये 3d के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d सब शेल के, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है 6 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे मौजूद हैं कितने, ये 5 हाफ फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये तो हमारे पास पेयर है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितने, ये फुली फील्ड हो गए, और एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पर भी जो है वो पेयर्ड है। तो सिर्फ जो है हमारे पास यहाँ पे जो है 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर हाफ फील्ड रहते हैं। आप बेशक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देखें अगर आप कन्फ्यूजन हो रही है तो। इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की तादाद, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 3 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1, और इसके अंदर जो है हमारे पास कोई भी जो है ऑर्बिटल पार्शली फील्ड नहीं है, और कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये तो हमने थी एक ओवरव्यू पेश किया कि हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे एक बात तो आप याद रखें कि हमारे पास जो है -2 और -1 और 0 और +1 ये जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, ये सारी की सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो अनस्टेबल हैं, वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए।
तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टेबल है, और एक और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पॉसिबल है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाएं। तो जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो यहाँ पे +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, स्टेबल है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टाइटेनियम की बात करें तो पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो 4s2 के हैं वो दोनों लॉस हो जाए तो +2 है, और अगर जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 3d से भी हमारे पास लॉस हो जाए तो ये हमारे पास फिर +3 आ जाएगा, ये भी स्टेबल है। और अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो फिर भी हमारे पास +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टेबल है। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो ये +2 स्टेबल है। इसी तरीके से फिर 2 और 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल है। और अगर हमारे पास यहाँ पे +3 या 2 और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं तो ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल है। अच्छा, अब हम आते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो मामला है उसको हमने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक कंडीशन तो ये है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लॉस हो जाएं, +2 और +3। इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं या 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं, ठीक है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएंगे। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ डी के अंदर पहुँच जाएंगे, जो कि हमारे पास जो है अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। अगर हमारे पास डी सबशेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएँ, ठीक है, तो हमारे पास वो, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है +4 और हमारे पास +5, ठीक है। ये जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाए तो फिर भी 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। और इसके बाद आखिरी कंडीशन ये है कि +6 यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस जो है तो ये भी हमारे पास स्टेबल है। तो यहाँ पे आपने ये देखा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगला जो एलिमेंट है उसमें हमारे पास जो है +2 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड +4 भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। बट हमारे पास यहाँ पे जो +5 है वो अनस्टेबल है, ठीक है, कि डी से जो है हमारे पास 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर बच जाएंगे, तो अनस्टेबल हैं। बाकी आपकी जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी को शो करती है। तो प्लस हमारे पास है 6 और +7, ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल हैं। तो हम याद रखना है कि हमारे पास जो है क्रोमियम और मैंगनीज़ के अंदर +4 एंड +5 और मैंगनीज़ में +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो क्या है, वो अनस्टेबल है। इसी तरीके से हमारे पास जो है आयरन के अंदर जो है +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड +3 जो है वो हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उसके बाद हमारे पास फिर +4 +5 और अब की बार +6, ये तीनों क्या हैं, ये अनस्टेबल हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे पास जो है अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है अगला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास +2 और हमारे पास +3 की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि +4 जो है हमारे पास अनस्टेबल मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है निकल के अंदर जो है हमारे पास +2 एंड +3 एंड हमारे पास +4 यहाँ पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कि या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएँ तो भी स्टेबल है, और अगर 2 और 1 3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएँ तो फिर यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएगी, ये भी स्टेबल है। और डी के अंदर जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2, तो ये 6 भी हमारे पास स्टेबल हैं। इससे ज़्यादा तो फिर हम इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। इसी तरीके से कॉपर के अंदर हमारे पास सिर्फ +1 और +2 जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो किसी भी जगह हमें नज़र नहीं आ रहा। और हमारे पास जो है जिंक में जो है हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये तो कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अनस्टेबल मैंने बता दी है कि ये हमारे पास सारी अनस्टेबल है, सिवाय +1 में हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे कॉपर है तो उसमें +1 भी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि बाकी किसी में भी नहीं है। और बाकी हमारे पास जिंक में सिर्फ 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सो यहाँ पे हम जो है 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे। एक हमारे पास है +2 और एक हमारे पास है +3। ये 2 ऐसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि हमने देखा कि हर एलिमेंट के अंदर जो हैं ये क्या हैं,
स्टेबल हैं। तो इनके अंदर भी हमने एक ट्रेंड को जो है वो डिस्कस करना है, देखें वो ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। हम सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है, अगर हम देखें स्कैंडियम +2 को, तो हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी स्कैंडियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारे पास +2 होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी कितनी, 3D1 एंड 4S2। ठीक है, चलिए हम इस तरीके से कह लेते हैं कि हमारे पास जो है 3D1 4S2 से क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 3D1 एंड 4S0, जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, -2 कर देंगे। इसी तरीके से हम जो है अगर हम देखें तो टाइटेनियम जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर वो +2 हो तो वो हमारे पास 3D2 से 4S2 हो जाएगा, और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम लॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 3D2 एंड 4S0। इसी तरीके से हम जो है वनेडियम की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3D3 4S2 से ये हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 3D जो है हमारे पास 3 एंड 4S0 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये जो कंडीशन है 3D1, ये क्या है बाय कंपैरिजन 3D2 और 3D3, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया है, और जिस तरीके से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास जो है Sc+2 टाइटेनियम +2 और वनेडियम +3 में जो है स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है Sc+2 है ये कम स्टेबल है किससे, टाइटेनियम +2 से, और ये किससे कम स्टेबल है हमारे पास, वनेडियम +2 से, और ये हमारे पास जो है क्रोमियम +2 से, मैंगनीज इस तरीके से +2 आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे आयरन आ जाएगा +2, और यहाँ पे CO +2, Ni +2, और फिर हमारे पास यहाँ पे कॉपर +2, और आखिर में हमारे पास जिंक जो है वो +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सबसे लेस स्टेबल जो है वो स्कैंडियम है, और जिंक +2 जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट स्टेबल है फॉर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है कि स्कैंडियम +2 से जितना हम जिंक +2 की तरफ जाएंगे तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारे पास स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो जिंक +2 है वो हाईएस्ट स्टेबल है, तो जिंक को और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि स्कैंडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 की तरफ जाना जो है वो पसंद करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हम लेफ़्ट राइट जाएंगे तो हमारे पास जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या करती है, वो डिक्रीज़ होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है +2 के अंदर हम बात कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जब हम लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करने की एबिलिटी है हमारे पास जो है दूसरे एलिमेंट्स को जो है रिड्यूस करने की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए हमारे पास होता है, एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होते हैं, विच ऑक्सीडाइज अदर्स, जो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज इस तरीके से करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन टेक कर लेते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो जब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक और लफ्ज़ों में कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स। तो ये दोनों बातें इनकी, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज़ कैसे कर रहे हैं, कैसे ऑक्सीडाइज़ कर रहे हैं, ये उनसे इलेक्ट्रॉन जब ले के उनको ऑक्सीडाइज़ कर लेते हैं और ख़ुद को ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है जितने भी हमारे पास जो है नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये लॉस करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इससे क्या होता है
जो हमारे पास दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू अदर्स। ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम इनको जो है रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम ये कह रहे थे कि हम जो है जितना जो है हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जितना हम जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास जो है एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, यानी कि जो इनका जो है रिड्यूसिंग एजेंट किरदार है, रिड्यूसिंग एजेंट का जो किरदार है वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीज़ होता जाता है। ये क्या होता जाता है, ये डिक्रीज़ होता जाता है। इसी तरीके से अगर हम जो है +3 एक दूसरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो हमारे पास जो स्कैंडियम है जब हम उसको +3 में लाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3D1 4s2 से क्या हो जाएगा 3D0 4s0, जो कि हाईली स्टेबल है, जो कि हाईली स्टेबल है। और अगर हम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम कॉपर की बात करें +3, तो उसमें हमारे पास जो है 3D हमारे पास क्या हो जाएगा 3D10 एंड 4s1 से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D8 4s हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास जो है लेस स्टेबल है। ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल, आप इसके पहले लीस्ट स्टेबल है हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे पास जिंक है वो +3 वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नॉट, वी आर नॉट पॉसिबल, आप कह लें पॉसिबल नॉट है हमारे पास, जिंक +3 के अंदर जो है वो जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम स्कैंडियम +3 से हम जो है कॉपर +3 की तरफ आते हैं, तो आपकी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो स्टेबिलिटी है हमारे पास, जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, स्टेबिलिटी वो डिक्रीज़ होती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी आपकी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो स्कैंडियम जो है वो +3 में मोर स्टेबल है और कॉपर जो है हमारे पास वो लीस्ट स्टेबल है। कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, और जो है वो हमारे पास जो है वो लॉस करना चाहता है। तो यही वजह है कि फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं इसको, जो रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एंड सो ऑन। अच्छा चलिए मैं आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है बड़ी एक यूनिक यहाँ पे MCQ बनता है। देखिए अगर हम देखें कि हमारे पास जो है मैंगनीज़ +2 और आयरन +2, तो मैंगनीज़ +2 क्या होगा, ये हो जाएगा 3D5 4s0 और आयरन हमारे पास हो जाएगा 3D6 4s0। ठीक है, तो अब बताएं जी कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से हम कहते हैं कि मैंगनीज़ +3 एंड आयरन +3 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 3D4 एंड 4s0 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3D5 और 4s0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो वो हमारे पास है ये वाला आंसर। इसकी वजह क्या है, इन दोनों बातों की वजह क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। इसकी डिटेल फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, बहरहाल मैंने जो है ट्रेंड यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सो ये हमारा बेटा जो है लेक्चर है यहाँ पे हुआ एंड। हम जो है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पीरियोडिसिटी से मुताल्लिक़ तमाम MCQs की डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बेटा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।